नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। 30 मई को अमरावती में गुटखे की रेड इससे पहले भी हुई। ऐसा नहीं कि पहली बार कोई गुटखे पे कार्रवाई, इससे पहले भी कार्रवाई होती रहती, हर महीने में होती रहती, सालों में होती रहती और ये कार्रवाई का सिलसिला लगातार चलते रहता है। और यह कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाती है, जिसकी सूचना मीडिया को बहुत कम बार मिलती है। इस बार ऐसा हुआ कि पुलिस की कार्रवाई के साथ में मीडिया को भी सूचना मिली और मीडिया वहाँ पे पहुँची। तो हर बार की जो कार्रवाई पुलिस की होती है, पुलिस अपना प्रेस नोट निकालती है और हमको प्रेस नोट दे देती है मीडिया को, छोटा से कुछ 2-3 फोटो देते। उस फोटो के आधार पर पूरी न्यूज़ की पुलिस ने ऐसी कार्रवाई की और वो न्यूज़ का मामला ख़त्म हो जाता है। पीछे क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि पुलिस से भी बहुत बार जवाब नहीं मिलता है। इस बार लेकिन मीडिया वहाँ पहुँचा, उसके बाद में कार्रवाई हुई और कुछ धाराओं के अंतर्गत जिसमें 10 साल की सज़ा थी वह धाराएं लगाई गई, जिसके कारण उनको न्यायालय में पेश करना पड़ा, जहां 2 दिन का पीसीआर मिला है। 2 दिन के पीसीआर में उनको कुछ जानकारी मिली, जिसके आधार पर एक रेड पुलिस ने, गाड़गे नगर पुलिस ने और की। वहां पर भी 12.5 लाख का माल मिला और वह जिसका माल था वह फरार हो गया। अभी तक भी जहां तक न्यूज़ हम पढ़ रहे थे तब तक वह फरारी में था। मैंने पिछले बताया कि ये सारी चीज़ें आपको जानकारी दी, कितने का माल मिला, क्या हुआ, और ये बलगांव की भी जानकारी आपके पास में सारी। अब आज हम जो बताने जा रहे हैं कि इसमें फूड एंड ड्रग्स विभाग की क्या जिम्मेदारी होती है और किस प्रकार वह पंचनामा बनाते हैं ताकि वह आरोपी आसानी से छूट गए। आज तक हमने पूरा पता किया कि गुटखे की रेड 2012 से लगातार हो गई। आज 13 साल गुटखे की रेड करते करते पुलिस को हो गए, लेकिन कहीं पर भी किसी गुटखा माफिया, गुटखा विक्रेता को कोई प्रकार की सजा हुई होंगी, दंड होंगे, ऐसा सुनने में नहीं आया। हो भी गया होगा कहीं पे 1000, 2000, 5000, 10,000 का दंड या 1-2 महीने की सजा, लेकिन जानकारी में कहीं पे भी नहीं है। फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इसके कुछ सेफ्टी के नियम बनाए गए, यानी FSSAI जिसको हम बोलते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियमानुसार कई सारे इसमें खाद्य के लिए उन्होंने सुरक्षा के लिए नियम बनाए हुए हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय है, पैकेजिंग मटेरियल पर उत्पादन तिथि और समाप्ति की तिथि लिखना बहुत जरूरी है ना, अनिवार्य है। और नियम के अनुसार क्या क्या आवश्यक है। जब हमने उस दिन वहाँ पे जगह पे मौजूद थे, फूड अधिकारी से हमने पूछा कि जो आपने माल जब्त किया है उसकी एक्सपायरी आपने चेक की क्या, उसकी लेबलिंग चेक की क्या, उसके वहाँ पे उसमें जो टैग नंबर लिखा होना है वो था क्या। उन्होंने साफ इन चीज़ों से नकार कर दिया हमको कि हमको ये इस चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, जबकि यह FSSAI का नियम है। वो कहते हैं कि माल ही जब इलीगल है तो इन चीज़ों सारों की ज़रूरत नहीं। माल ही अवैध, माल आया ही कैसे, आया तो है, बिक भी रहा है, सारे अमरावती में बिक रहा है, पूरे महाराष्ट्र में बिक रहा है। फूड अधिकारी यह बोल के टाल देते कि हमारे पास में स्टाफ नहीं है। आइए देखते हैं कि सबसे पहले उस दिन जो गोरे वहाँ पे फूड अधिकारी उपस्थित थे, उन्होंने हमसे क्या कहा जब हमने उनसे इस बात की जानकारी चाहिए कि इसमें एक्सपायरी डेट, टैग, उसके बाद में इसका लेबलिंग और ये सारी चीज़ें हैं क्या। और पूछा हमने कि माल असली है या नकली, कि किस प्रकार से बड़ी सफाई से उन्होंने उस विक्रेता के फेवर में जवाब दे दिया। आइए देखते हैं। काही सुगंधित गुटख्याच्या पॅकेटवर मॅन्युफॅक्चरिंग डेट आणि एक्सपायरी डेट आढळून नाही आली आहे, तर गुटखा नकली की असली आहे काय सांगा? नाही, बरेचसे हे चोरटी वाहतूक करण्याकरता जो गुटखा वाहतूक करतात यात बॅच नंबर किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग डेट वगैरे टाकला जात नाही आहे। तर तो त्यांचा नेहमीचा तो काय म्हणतात मोडस ऑपरेंडी आहे तो। पॅकिंग डेट नाही, पॅकिंग डेट, मॅन्युफॅक्चरिंग डेट किंवा पॅकिंगचा पत्ता वगैरे टाकण्यात बरेच लोक त्यात हे करतात, कारण की आहेत प्रतिबंध केलेला, त्यामुळे बाकीच्या गोष्टीपेक्षा ते प्रतिबंधित केलेला हाच महत्त्वाचा त्याचा उद्देश आहे की त्यात प्रतिबंधितच केलेला आहे तो आणूच नाही शकत। बॅच नंबर तर त्यानंतरची गोष्ट झाली। अच्छा, काही या ठिकाणी आता आपण प्रश्न असा आहे की गुटखा हा ओरिजिनल आहेत की डुप्लिकेट काय होते? नाही, ओरिजिनल किंवा डुप्लिकेट हा प्रश्नच नसतो त्यात। तो बंदी घातलेला आयटम आहे, तो हजरच इथं पाहिजेच नाही। तो ओरिजिनल आहे की डुप्लिकेट हा प्रश्नच नाही त्यात, तो प्रतिबंधित आहे, तो महाराष्ट्रात पाहिजेच नाही असा। ये थे फूड अधिकारी जिन्होंने कहा कि माल ही जब अवैध है, माल ही इलीगल है, तो दूसरी जो चीज़ें हैं, माल असली है नकली है, उनको कोई मत नहीं, चाहे जहर दे दो पूड़ी में।
फूड अधिकारी को कुछ नहीं, माल बंदी है, वो माल आया, उनको वो कि माल आया कैसे आया, तो है, बिक भी रहा दुनिया भर। आप सड़कों पे जाओ, दुनिया भर के आपको रैपर मिलते चल जाए, क्योंकि बिकता जब भी मिलता है ना। यदि रैपर का पीछा करते करते गए तो रोज़ाना कम से कम 100 से 200 दुकानों पे इनको रेड मारनी पड़ेगी, तो भी माल मिलते रहेगा। लेकिन इन सारी चीज़ों से जिम्मेदारी से नकारते हुए उन्होंने 160 के अंतर्गत उन्होंने जो उनकी धारा है, वो जो केस बनती है, बना दी कि माल इलीगल है, माल यहाँ पर ला नहीं सकते, बंदी है माल की महाराष्ट्र सरकार की, उसके बावजूद बिका, बस उस माल की केस बना गया। अब इसमें मैम जो उनसे पूछ रहे थे कि इसमें जो फूड में एक्सपायरी डेट होती है, क्योंकि हमने जो टाइटल पहले इसका दिया था, इसमें हमने कहा था कि अमरावती के नवनियुक्त सीपी को गुटखा माफिया ने 10,43,000 का माल सौंपकर नजराना पेश किया। क्योंकि कई बार हमने हर बार देखे, आप हमारे सोशल मीडिया के पेज पे देखो, लोगों ने कमेंट्स किए सारे के सारे कि जब भी नया अधिकारी आता है तो ऐसी रेड सबके यहाँ पे होती है। अब रेड होती है या की जाती है या इनको कोई सूचना मिलती है, ये सब अलग पार्ट है। लेकिन रेड ये जो हुई है, ये हमको जहाँ पहली नज़र में जिस ढंग से गया, हम वहाँ गए थे तो पुलिस अधिकारी ने हमको जाने से रोका था, क्योंकि उनको सारा मैनिपुलेशन करना था। लेकिन हमारे वहाँ मीडिया के पहुँचने के बाद में वो सारी चीज़ें कम होते चली गई और उनको हमको अंदर जाने देना पड़ा। जहाँ हमने अंदर जाके देखा कि जो माल था उस पर कहीं पर भी कुछ पे था और कुछ पे उसमें ना प्रोड्यूसर का नाम था, ना उत्पादक का नाम था, ना उसका बैच नंबर था, ना उसमें ये था। जबकि FSSAI के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, लेबलिंग की अनिवार्यता है, उस पर लेबल होना ज़रूरी है, जिसके अंतर्गत पैकेजिंग और ये होती है, उसकी अथॉरिटी के 2011 का यह कानून है जो मैन्युफैक्चरिंग करता है। इसमें यहाँ आवश्यक, मैं बता रहा हूँ आपको कि यह बताना आवश्यक है कि उत्पाद कब बनाया गया, एक्सपायरी डेट या बेस्ट बिफोर डेट, यह बताना आवश्यक है कि उत्पाद कब तक सुरक्षित रूप से उपयोग किया जा सकता है, जैसा कि उस पर वहाँ पे कुछ भी नहीं है। दूसरा, प्रत्येक पैकिंग पर यूनिट था, वो दिखाया, कहीं 5 ग्राम कहीं 2.5 ग्राम का यूनिट, यानी कितना मेजरमेंट होता है ये उस पर लिखना पड़ता है। यह विवरण हर पैकिंग पर यूनिट पर स्पष्ट रूप से पढ़ने योग्य तरीके से और अंग्रेजी या स्थानीय भाषा में लिखा होना चाहिए। यदि उत्पाद जल्दी ख़राब होने वाला हो, जैसे डेयरी, बेकरी, ये बहुत जल्दी उत्पाद ख़राब, 2-3 दिन से ज़्यादा इनकी लाइफ नहीं रहती। यूज़ बाय डेट या यूज़, कभी कभी हम देखते हैं कि यूज़ बिफोर भी उसमें लिखा रहता है। तीसरा, अब यदि ये दोनों चीज़ें नहीं होती है तो उल्लंघन की स्थिति में क्या होता है, क्योंकि दोनों चीज़ें नहीं थी, उसका उल्लंघन हुआ है। यदि कोई निर्माता विक्रेता इस नियम का पालन नहीं करता तो FSSAI जो लाइसेंस उस प्रोडक्ट उत्पादक को मिला हुआ है वह रद्द हो सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है 2 लाख तक का, उत्पाद जब्त किया जा सकता है, जो कि जब्त कर लिया, और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, जो हुई है। अब उत्पाद जब्त हुआ यहाँ से डीलर के पास में, जो डीलर बेचता है, लेकिन वो उत्पादन कहाँ से आया यह कहीं पे भी उस फूड अधिकारी ना उनसे पूछा, ना कहीं मेंशन किया, ना हमारे पूछने के बाद बताया कि कहाँ से आया। तो उनका कहना है कि जब ये माल ही इलीगल तरीके से कहाँ से आया, नहीं आया, असली है नकली, इसको कोई महत्व नहीं है। कितनी बड़ी बात है कि तुम नकली माल भी यदि किसी अवैध माल के साथ में दे दो तो उसको भले उसमें जहर मिला हो, कुछ भी मिला हो, उससे कुछ नहीं होगा। कुछ दिन तबीयत खराब होंगी, बाद में प्रशासन केस बनाएंगी, केस भी यही बनेगी कि बंधित माल को यहाँ लाया गया। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स FDA और भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI के नियमानुसार सुगंधित पान मसाला, गुटखा सहित जैसे तंबाकू आधारित उत्पादों की पैकेजिंग पर उत्पादन तिथि, मैन्युफैक्चरिंग डेट और समाप्ति तिथि यानी एक्सपायरी डेट का उल्लेख करना अनिवार्य है, जो कि यहाँ पर नहीं था। उसके बावजूद भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि फूड अधिकारी ने इन चीज़ों से इनकार किया, क्योंकि उनका मानना है कि यह माल ही यहाँ पे प्रतिबंधित माल है। लेकिन फूड अधिकारी को वहाँ बुलाया गया तो फूड से संबंधित जब विवरण आता है तो माल की उत्पादकता, माल की क्वालिटी, माल असली है नकली है, यह भी देखना उनका काम होता, जो यहाँ से सिरे से उन्होंने निकाल दिया कि यह काम हमारा नहीं है। FSSAI के फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड लेबलिंग और डिस्प्ले रेगुलेशन 2020 के अनुसार पान मटेरियल का जो भी इसका गुटखा होता है उस पर निम्नलिखित विवरण अनिवार्य है। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको। उत्पादन तिथि, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यदि उत्पादन की शेल्फ लाइफ 3 महीने से कम है, कई फूड प्रोडक्ट होते हैं जिसकी लाइफ 3 महीने से कम होती, तो तिथि को दिन, महीने और साल इस प्रारूप में दर्शाना आवश्यक होता है। यदि शेल्फ उसकी लाइफ, खुद की लाइफ 3 महीने से अधिक है
तो मंथ यानी जनवरी मंथ और साल, यानी इस जनवरी में पैदा हुआ, जनवरी में इसको बनाया गया, आप दिसंबर तक इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे और बड़े अक्षर जिसमें महीने को बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, जैसे जनवरी 2025। समाप्ति की तिथि यानी एक्सपायरी, यूज बाय डेट, किस तारीख तक यह यूज़ किया जा सकता है, यानी वही जैसे 3 महीने से कम है तो उसकी तारीख, और नहीं है तो उसको इस मंथ के बिफोर इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा देखा है आपने, देखा कि हर दवा पे कहीं पे भी आजकल जो भी खाद्य पदार्थ है उस पर, यहाँ तक कि अभी आप मिठाई की दुकान लेने भी जाओगे तो वहाँ यदि ओपन मिठाई भी रखी है तो उसके ऊपर टैग लगा रहेगा कि यह इस दिन बनाया हो, इससे पहले इसको यूज़ करनी है। सुरक्षित उपयोग अवधि के बारे में सूचित करती है और इससे स्पष्ट रूप से लेबल पर दर्शाना अनिवार्य है, यह कानून कहता है। लेकिन यहाँ कानून की बात सीधे सीधे उनको एक मालूम है 59 नंबर की धारा लगाना है, पुलिस ने हमको बुलाया, हमको माल गिनना है, दे देना। गिनते समय उसमें बैच नंबर, लॉट नंबर, कोड नंबर, उत्पादन की, यानी उससे कि ये उत्पादन कहाँ बना हुआ, बैच, लॉट और कोड नंबर जो होता है इसमें जो दिया जाता है, उससे ये पता लगता है कि कौन से महीने माल बना और कौन सी फैक्ट्री से बना है, ये ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए। जबकि वो भी यहाँ पे कोई, क्योंकि उनको उस चीज़ से मतलब ही नहीं है कि यह माल कहाँ से आया और किस मार्ग से आया, क्योंकि यदि कहाँ से आया तो मार्ग भी आपको पता लगे। जैसे हमने पिछले उल्लेख बताया कि सारा माल पांढुर्णा में बनता है और पांढुर्णा से अमरावती में अलग अलग रास्तों से आता है। तो मैं आपको बता रहा था ये आइटम की कोड, बैच, लॉट नंबर, उत्पाद की ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए बैच नंबर, लॉट नंबर या कोड नंबर का उल्लेख आवश्यक होता है। एफएसएसआई का लोगो उसमें चाहिए, कुछ जगह हमने लोगो दिखा, साथ में आपको एक असली जो पान पराग भी हमने कहीं से किसी से मंगाई, उस पर आप देखो कि किस प्रकार से लोगो, उसका पैकेजिंग और एफएसएसआई और उसका मोनोलॉग और उसका होलोग्राम पूरा का पूरा दिख रहा है। एफएसएसआई का लोगो और एफएसएसआई का नंबर देता है आपको, उसका पैकेजिंग पर स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए, ऐसा नियम कहता है। स्वास्थ्य की चेतावनी होनी चाहिए। एफएसएसआई के लेबलिंग एंड डिस्प्ले के दूसरे संशोधन 2022 पर के अनुसार पान मसाला कि पैकेजिंग के सामने के हिस्से में 50% क्षेत्रफल में स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित करना जैसे अनिवार्य, जैसे पान मसाला चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। यहाँ पे उस चीज़ का एक बारीक सी लाइन देखते हैं कि आपके ये हेल्थ के लिए इंजूरियस है, इतनी सी लाइन छोड़ के जो पढ़ने में भी नहीं आती, इतने बारीक में। अनुपालन न करने पर परिणाम, यदि निर्माता या विक्रेता उपरोक्त लेबलिंग मानकों का अनुपालन नहीं करते हैं तो एफएसएसआई राज्य एफडीए द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकती है। उत्पाद बाजार से वापस देना, पूरा उत्पाद बाजार से उनको वापस उठाना पड़ता है, जहां यदि बैच नंबर, एफएसआई लोगो, कोड नहीं है तो जुर्माना या कानूनी कार्रवाई जो होती है। एफएसआई लाइसेंस का रद्दीकरण, निलंबन, यानी जिस फैक्ट्री से वो माल बनाए, चाहे वो कहीं बनाओ, उसमें ये नहीं है कि हमारा क्षेत्र, कार्य क्षेत्र एमपी नहीं है, हमारा कार्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ नहीं है, हमारा कार्य क्षेत्र दिल्ली नहीं है, वहाँ पर भी जाकर उसका रद्दीकरण की ये प्रोसेस चालू कर सकते हैं। इसलिए गुटखा या सुगंधित पान मसाला जैसे उत्पाद पर पैकेजिंग पर उत्पादन तिथि, समाप्ति तिथि का स्पष्ट और सही उल्लेख करना न केवल अनिवार्य है बल्कि उपभोक्ता की सुरक्षा और उत्पाद की वैधता सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है। गुटखा और सुगंधित पान मसाला जैसे खाद्य उत्पादों के पैकेजिंग पर उत्पादन तिथि और समाप्ति की तिथि का उल्लेख किस धारा और किस सेक्शन के अंतर्गत अनिवार्य है, यह मैं आपको बता रहा हूँ। यह निम्न कानूनों और नियमों से स्पष्ट किया गया कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 जिसमें लागू करने वाली एफएसएसआई संस्थाएं और प्रमुख सेक्शन जो उसके 16(2) के अंतर्गत यह एफएसआई को अधिकार देता है कि खाद्य की लेबलिंग और पैकेजिंग के मानक तय करे। सेक्शन 23 पैकेजिंग एंड लेबलिंग और एंड फूड्स, कोई भी खाद्य उत्पाद गलत, भ्रामक, अधूरी जानकारी के साथ बेचा नहीं जा सकता, जो कि यहाँ पर पूरी तरह इन चीज़ों का उल्लंघन हुआ। उसमें कंटेंट्स भी नहीं है कि अंदर क्या है, मैं कंटेंट्स के बारे में एक अगले एपिसोड में बताऊंगा कि इन जो गुटखा बनाया जाता है उनमें किन किन केमिकल का उपयोग किया जाता। महाराष्ट्र सरकार ने ये क्यों बंद की थी, ऐसे क्या केमिकल आज भी इसमें लाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ से बस इनका काम हो गया, अपने माल सीज किया और पुलिस के पास में दे दिया है और पुलिस वो माल कब वेस्ट करेंगी पता नहीं, और आगे जो इसका सैम्पलिंग होना, नकली माल है, असली माल है, इन चीज़ों की इंक्वायरी होना, ये सब चीज़ें नहीं होती। मैंने बताया कि कोई भी माल अधूरी जानकारी के साथ नहीं बेचा जा सकता। यह धारा कहती है कि यदि सही लेबलिंग, इसमें सही लेबलिंग अनिवार्य जिसमें उत्पादन तिथि, समाप्ति की तिथि, बैच नंबर आदि शामिल है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड उसमें लेबलिंग और डिस्प्ले रेगुलेशन जो बना हुआ है 2020 के अंदर,
यह नियम 1 जुलाई 2022 से पूर्ण रूप से लागू हो गया। प्रासंगिक अनुच्छेद इसका है 4 और डी। प्रत्येक के खाद्य पैकेजिंग पर डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, पैकेजिंग और बेस्ट बिफोर यूज बाय डेट का देना अनिवार्य है। जहाँ की इस रेड में उसके बाद भी जो रेड मिली, इन सारी चीज़ों को फूड अधिकारी ने नज़रअंदाज कर दिया। रेगुलेशन 4(1) के अंतर्गत पैक पर लॉट कोड बैच नंबर होना चाहिए, जिससे ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित की जा सके। मैंने पहले भी बताया, बाद में आपको पूरा उसका कानून भी बता रहा हूँ कि क्या है। और यह चीज़ें सारी जानकारी फूड अधिकारी को, लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि इसमें वो बोलते हैं कि भाई इसमें 25,000 से 2 लाख तक का जुर्माना है, और 59 नंबर में आप जब हम प्रतिबंधित माल को बेचते हैं उसमें, लेकिन एक साथ में यदि केस बनती है तो निश्चित रूप से ऐसे बेचने वालों पर ज़्यादा दबाव बनता है। पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर विशेष स्वास्थ्य चेतावनी और अन्य लेबलिंग आवश्यक रूप से, अनिवार्य रूप से लागू कर दिया। अब लीगल मेट्रोलॉजी क्या है? पैक कम्योडिटी इसके अंतर्गत रूल्स 2011 लागू करने वाली संस्था है लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। रूल 6(1)D सभी पैकेज वस्तु पर मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर और बेस्ट बिफोर यूज बाय लिखना अनिवार्य है। अनुपालन न करने पर लागू होने वाली धाराएं सेक्शन 52 पेनल्टी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, सेक्शन 52 पनिशमेंट फॉर अनसेफ फूड, यानी जो इन्होंने लगाई है इसके लिए महत्वपूर्ण जो कलम है अनसेफ फूड की है। उसके पीछे 52 जो लेबलिंग की थी वो नहीं लगाई उन्होंने, वो भी FSS एक्ट 2006 के अंतर्गत है। और लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के सेक्शन 36 जो लेबलिंग का वायलेशन जिसमें करती है, उसके अंदर जुर्माना बताया उन्होंने कि 25,000 से 1 लाख तक जुर्माना हो सकता है। लाइसेंस भी निलंबन हो सकता है। गुटखा और पान मसाला के पैकेज उत्पादन पर एक्सपायरी तिथि का उल्लेख FSS एक्ट 2006 की धारा 23, लेबलिंग रेगुलेशन एक्ट 2020 की रेगुलेशन 4(1) और लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2011, जिनके मैंने पूरी आपको जानकारी दी, रूल के अनुसार कानूनी रूप से अनिवार्य है। इन चीज़ों की बात जब हम इनके वरिष्ठ अधिकारी के पास, यानी जो गोरे उनके फूड अधिकारी होते थे, हमने यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर से बात की, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं टालम टोल की भाषा की उन्होंने बताया कि लेबलिंग अनिवार्य है, लेकिन क्यों आप नहीं करते पंचनामे के दौरान, उस बात से वो टाल गए। उनसे पूछा असली नकली का मुद्दा क्या है, तो वो भी वह टाल गए। आइए देखते हैं असिस्टेंट कमिश्नर चौहान साहब ने इस बारे में क्या जानकारी दी। गुटखा, पान मसाला हे जे प्रतिबंधित अन्न पदार्थ आहेत यांचं उत्पादन महाराष्ट्रामध्ये उत्पादन, विक्री, पुरवठा, वाहतूक सगळ्यावर बंदी आहे। तर महाराष्ट्रात यांचं उत्पादन झाल्याचं किंवा असं उघडकीस आलेलं नाही आहे अजूनपर्यंत। पण शेजारच्या राज्यांमध्ये यांच्या उत्पादनावर बंदी नसल्यामुळे तिथून उत्पादन होऊन महाराष्ट्रामध्ये छुप्या पद्धतीने किंवा चोरट्या स्वरूपात यांची विक्री, वाहतूक करून विक्री केली जाते। आता ते त्याच्यावर बॅच नंबर किंवा पॅकिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बेस्ट बिफोर मेन्शन नसेल तर ते कसं आहे की पुरवठादाराकडून हे जे कोणी विकत आणतात, महाराष्ट्रामध्ये आणतात, त्यांच्याकडे कुठलेही पुरावे नसतात, बिल नसतात किंवा काहीच नसतात। त्यामुळे त्याच्या संदर्भात काही फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन होणं कठीण होतं। त्यामुळे त्यांच्याच विरुद्ध कारवाई होते। त्यामुळे ते नकली आहे की असली आहे याच्याबाबत आता ते प्रतिबंधित आहे, बॅन आहे महाराष्ट्रामध्ये। त्यामुळे त्यानुसार त्याच्यावरती अन्न सुरक्षा मानके कायद्याचे कलम 59 नुसार कारवाई केली जाते। तरी पण बनावट म्हणजे जे आता मॅन्युफॅक्चरिंग आणि पॅकिंग डिव्हाइस आणि एक्सपायरी डेट जर आढळून आली आणि बाहेरच्या राज्यामध्ये हा विकायचा असेल, तर आपण एक अनुभवी अधिकारी आहोत, 12 वर्ष आपण सर्व्हिस केलेली आहे, तर आपला अंदाज काय पाहिजे की हा गुटखा म्हणजे ओरिजिनल समजा नकली समजा, म्हणजे नकली असेल तर त्यामध्ये एक्स्ट्रा केमिकल टाकून जर त्याच्यामध्ये असेल तर घातक नाही। तर हे तर याचे सॅम्पल्स आपण लॅबोरेटरीला पाठवलेले आहेत। त्याचा जो निष्कर्ष निघेल त्यानुसारच आपल्याला सांगता येईल की ते त्याच्यामधील घटक काय आहेत, त्यावरून सांगता येईल। रामपूर कॅम्पमध्ये टाकले गेलेले आहे, तर आपल्या अधिकाऱ्यांनी पंचनामा केलेला आहे, तर नमुने पाठवलेले आहेत, त्याचे काय अहवाल आले नाही, अहवाल अजून यायचे आहेत। अहवाल यायला वेळ लागत असतो, साधारणपणे 1 महिन्याचा वेळ लागतो आणि जास्त पण लागू शकतो। कधी कधी लॅबोरेटरीमध्ये आधीचेच सॅम्पल जास्तीचे जर असतील
पेंडिंग असतील तर थोडा वेळ पण लागू शकतो. महाराष्ट्रात गुटखा बंदी असताना अमरावती शहरात मोठ्या प्रमाणात गुटखा विक्री जातात. पोलीस अनेक ठिकाणी छापा मारून लाखोचा गुटखा जप्त करीत आहेत. याबद्दल काय सांगाल? पोलिसांना माहिती मिळाल्यानुसार ते कारवाई करतात. आमचे अधिकारी सुद्धा करतात. पण आमच्या कार्यालयामध्ये म्हणजे मनुष्यबळ फार कमी असल्यामुळे आणि अन्न सुरक्षा व मानके कायदा राबवण्यामध्ये इतरही भरपूर ॲक्टिव्हिटीज आहेत. ज्या नेहमीच्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या करून प्रतिबंधित अन्न पदार्थासंदर्भात कारवाई करावी लागते. तर त्यासाठी मनुष्यबळ फार तोकडं आहे आमच्याकडे. तरी पोलिसांच्या सहकार्याने, पोलीस विभागाच्या सहकार्याने त्यांच्याशी समन्वय साधून आम्ही कारवाई करत असतो. आमचे अधिकारी स्वयंस्फूर्तपणे सुद्धा काही काही कारवाया करतात त्यांचं डिटेक्शन करून. ते पण करण्यात आलेले आहे. अमरावती शहर हल्ली पोलिसांनी ड्रग्स, गांजा आणि गुटखा यासोबतच कालच्या सायंकाळी MD सुद्धा जप्त केलेला आहे. आता अन्न औषध प्रशासन विभाग या ठिकाणी आता कारवाई मोहिमेला सुरुवात करणार आहे. MD किंवा इतर जे नार्कोटिक्स जे आहेत ना ते अन्न सुरक्षा मानके कायद्याच्या अखत्यारीत येत नाहीत. केवळ गुटखा, पान मसाला आणि तत्सम जे पदार्थ आहेत तेच आपल्या प्रतिबंध आदेशाच्या अखत्यारीत येतात. MD आणि नार्कोटिक्स हे याच्यासाठी एक नार्कोटिक्स सेल वेगळी स्थापन करण्यात आलेली आहे. त्याच्यामध्ये आमच्या सहाय्यक आयुक्त औषधे हे त्याचे एक सदस्य आहेत. तर ह्या बाबतीत सहाय्यक आयुक्त औषधे आपल्याला विस्तृत माहिती सांगू शकतील. गुटखा जप्त केल्यानंतर आपल्या विभागाच्या वतीने काय चौकशी आणि कारवाई केली जाते, काय करावं लागतं? गुटखा किंवा पान मसाला इत्यादी जे प्रतिबंधित अन्न पदार्थ आहे हे जप्त केल्यानंतर आपण त्याच्या संदर्भात संबंधित पोलीस स्टेशनला फिर्याद दाखल करतो आणि त्या अनुषंगाने पुढील सर्व तपास चौकशी पोलिसांमार्फत केली जाते. ये थे असिस्टेंट कमिश्नर जो यहाँ का प्रभारी कार्यभार देखते हैं। मूल रूप से इनकी जो नियुक्ति है वाशिम में है, लेकिन यहाँ जॉइंट कमिश्नर छुट्टी पे होने की वजह से यहाँ पे एडिशनल कमिश्नर को उनका चार्ज दिया हुआ है। उन्होंने बताया कि होना चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं ये अपने डिपार्टमेंट को बचाने के हिसाब से सारी बात की, क्योंकि नियम उनको भी पता है कि लेबलिंग होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। अब नहीं है तो कहीं तो नकली, अब नकली माल होने के दिशा में कई चीज़ों में कि इसमें इन्वॉल्व होती है। जैसे GST का मैटर आता है, उसके बाद में असली नकली का माल आता है। यदि नकली माल है तो यानी कोई एक माल दिखाकर तुम उसके अंदर दूसरा माल दिखता तो 420 जो प्रसिद्ध कलम, जिसको 420 यानी एक विचार और एक ब्रांड हो गया 420, हालांकि अभी 316 कलम लगती है उसमें, वह लगती है। वह यदि कलम लगे तो निश्चित रूप से अपराध और गंभीर हो जाता है। ये सारे होते हैं फूड अधिकारी के बयान पे। फूड अधिकारी बयान देता है कि ये माल पे बैच नंबर, कोड नंबर नहीं है, हम इसको ट्रेस नहीं कर सकते, तो निश्चित रूप से जिसको आप ट्रेस नहीं कर सकते वह माल नकली होता है, ऐसा माना जाना चाहिए। लेकिन वो असली है कि नकली है, माल वो चेक करने के बाद, अब चेक करने के बाद में हो सकता है कि कंटेंट सारे उसमें असली के मिले, खाद्य में जो उनको दिया, लेकिन माल जिस कंपनी का बेचा जा रहा है उस कंपनी ने भी शिकायत करनी है कि हमारे नाम पे यहाँ पे डुप्लीकेट माल बेचा जा रहा है, लेकिन कोई ऐसा करता नहीं है। इसलिए ये गुटखा माफिया को मालूम है कि पुलिस को रेड, हमको कुछ रेड, बहुत बार ऐसा होता है कि गुटखा माफिया खुद ही अपना माल देता है कि यहाँ के रेड कर लो, और पुलिस स्टेशन में जाते हैं, वहाँ से छूट जाते हैं और ये केसेस चलती रहती। मीडिया वाले चिल्लाते रहते, लोग ख़राब माल खाते रहते, पुलिस वाले कार्रवाई हुई तो करते, नहीं तो अनदेखा करते हुए अपना समय सब अपने ढंग से व्यतीत करते रहते। ये था कि किस प्रकार से फूड अधिकारी के गुमराह करने के कारण पुलिस भी हतप्रभ हो जाती है और आगे की कार्रवाई बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती। अब माल मिला है तो कहीं ना कहीं से उत्पाद तो हुआ, उत्पादक तक पहुंचने की प्रक्रिया में पुलिस और फूड अधिकारी यदि दोनों सही में ईमानदारी से काम करें तो शायद कुछ हद तक बंद नहीं हो सकता, लेकिन कुछ हद तक इस पे अंकुश लगाया जा सकता है। ये थी आज की फूड अधिकारी की क्या जिम्मेदारी होती है और क्या कानून है इसमें, इसके ऊपर एक विस्तृत रिपोर्ट। इसके बाद में पुलिस की क्या जिम्मेदारी होती है और किस प्रकार से वो काम करते हैं, कौन कौन सी धाराएं उसमें लगा सकते हैं, लेकिन वो भी किसी के बयान पे। तो ये किस प्रकार से कार्रवाई होती है और इसका आपको अगले एपिसोड में फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के आप देखते रहिए सिटी न्यूज़। नमस्कार।